अब हम लोग नेक्स्ट ऑक्सिन की सिग्नलिंग देखते हैं। ठीक है, ऑक्सिन की सिग्नलिंग क्या होती है। ठीक, तो ऑक्सिन की सिग्नलिंग की बात अगर हम लोग करें तो देखिए, सबसे पहले कोई भी मतलब ये तो सिर्फ ऑक्सिन की बात नहीं है, किसी भी हम हार्मोन की बात कर सकते हैं कि पहले उसकी सिंथेसिस होती है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट में हमने आपको बताया कि एक पोलर ट्रांसपोर्ट, ऑक्सिन के केस में पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, और कुछ नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं या नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में जो पोलर ट्रांसपोर्ट तो ऑक्सिन के केस में आपने देख ही लिया, जो कि सेल टू सेल हो रहा है। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या फिर उसको हम लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो कि फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट हो गया, इस मतलब पोलर और नॉन पोलर के थ्रू अपने जगह पर जहां उसको जरूरत है वहां पे वो पहुंचा। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, उसका परसेप्शन किया जाता है, पर्टिकुलर उस ऑक्सिन को परसीव या रिसीव किया जाता है जहां पे उसकी ज़रूरत होती है एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, सिग्नलिंग होने के लिए पहले क्या किया जाता है, रिसेप्शन होता है, मीन्स कि रिसीव किया जाता है, किसी रिसेप्टर से उस लाइगेंड को रिसीव किया जाता है, तो उसको परसीव कहेंगे या रिसीव कहेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द हार्मोन कैसे होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे काम करते हैं। तो क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा या इनएक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से वो आगे टारगेट जीन को मीन्स टारगेट करेगा, टारगेट जीन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, जो भी उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इस तरह से कोई भी फाइटो हार्मोन के यही प्रोसेस है काम करने के। अब अगर हम लोग ऑक्सिन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सिन का जो जब रिसीव किया जाता है रिसेप्टर के थ्रू, तो दो तरह की सिग्नलिंग चलती है। एक सिग्नलिंग होती है SCF-TIR1 सिग्नलिंग, ठीक है, जिससे होता है सेल का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन, और दूसरा होता है ABP1 सिग्नलिंग, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन सिग्नलिंग, जिसमें होता है सेल का इलोंगेशन। तो क्योंकि ऑक्सिन एक फाइटो हार्मोन है, तो वो ग्रोथ और ये प्रोमोटर की कैटेगरी में आता है ऑक्सिन। तो ये क्या होता है कि ये डेवलपमेंट डिफरेंशिएशन में तो इसका मेजर पार्टिसिपेशन है ही, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है सेल इलोंगेशन का। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग वन बाय वन एक एक सिग्नलिंग को देखते हैं। तो पहली जो सिग्नलिंग है वो SCF-TIR1 सिग्नलिंग है, जो कि डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन कराती है। तो हम लोग इस सिग्नलिंग के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या होता है क्या होता है कि जो SCF-TIR1 सिग्नलिंग है, इसका नाम SCF-TIR1 सिग्नलिंग क्यों रखा गया है, ये SCF एक F बॉक्स है। ठीक है, और F बॉक्स क्या होता है, F बॉक्स होते हैं E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का काम क्या है कि किसी पर्टिकुलर जो भी प्रोटीन है उसको टारगेट करा के यूबिक्विटिनेशन के थ्रू क्या करा देना, डिग्रेड करा देना। तो यहाँ पे ऑक्सिन सिग्नलिंग में SCF का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रेसर को क्लीव करने के लिए या डिग्रेड करवाने के लिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है SCF-TIR1 ऑक्सिन सिग्नलिंग SKP क्विलिन F बॉक्स। अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, और इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट इनिबिटर रिस्पॉन्स 1, ट्रांसपोर्ट इनिबिटर रिस्पॉन्स 1। ठीक, तो इस तरीके से इसका फुल नेम होता है, लेकिन फुल नेम से आपको मतलब नहीं रखना है। अब हमें क्या देखना है, इसकी सिग्नलिंग देखनी। तो जब सेल के अंदर मतलब जब भी रिस्पॉन्स नहीं होना, तो उस समय ऑक्सिन तो नहीं होगा मीडियम में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ऑक्सिन इंड्यूसिबल जीन है, कोई ये जीन है, ये ब्लू कलर का क्या है, ये जीन है। ये जीन तब इंड्यूस होता है जब इस पर ऑक्सिन मतलब कि जब ऑक्सिन की सिग्नलिंग चलती है। अब अभी तो ऑक्सिन है नहीं, तो जब अभी ऑक्सिन है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर होता है। क्या होता है, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन होता है। ये ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन हो गया, ये क्या हो गया, ये ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन हो गया। और इस ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन में एक ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर होता है, ये जो येलो कलर का है ये क्या, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव फैक्टर। तो ये दोनों जब रहें तो ये ट्रांसक्रिप्शन करा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, OXIAA, और ये होता है रिप्रेसर, ये होता है रिप्रेसर। तो इस रिप्रेसर ने इसको बाइंड करके रखा है ARF को, और जिसकी वजह से ये ट्रांसक्राइब नहीं होगा और ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है।
अब क्या हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन मीडियम में हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है, ऑक्सीजन क्या करता है कि यहाँ पे जो ये आपको TiR1, जो ये TiR1 ऐसे दिख रहा है, ये TiR1 पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर लेता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर ली, ठीक है, ऑक्सीजन ने बाइंड किया, ये एक्टिव हो गया। जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या करता है कि ये जो रिप्रेसर था इसको यहां से हटा देता है, ठीक है। ऑक्स IAA रिप्रेसर को क्या करता है यहां से, क्योंकि हमने क्या बताया, TiR1, इसको बोलेंगे SCF या इसको बोलते हैं SCF TiR1, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, SCF TiR1। तो जो ये SCF TiR1 से जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करता है, ये एक्टिव फॉर्म में आता है, ये ऑक्स IAA को हटा देता है। ऑक्स IAA क्या है, ये है एक रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर को ये जो SCF TiR1 है, ये क्या करता है, SCF TiR1 ये यूबिक्विटिनाइलेशन करता है, क्योंकि ये क्या है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, तो इसमें यूबिक्विटिनाइलेशन होता है और इसको 26S प्रोटियासोम के थ्रू डिग्रेड करा देता है। अब ये ऑक्स डिग्रेड हो गया, जब ये डिग्रेड हो जाता है तो जो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव फैक्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं और ऑक्सीजन इंड्यूसिबल जीन एक्टिव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है और बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होने लगते हैं, परफॉर्मेंस, बायोलॉजिकल फंक्शन का परफॉर्मेंस होने लगता है। ठीक, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए एक रिप्रेसर होता है। ऑक्सीजन के लिए क्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए एक ये रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर रहेगा तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव नहीं होंगे। और ये रिप्रेसर कब हटता है, जब ये SCF TiR1 एक्टिव होता है। SCF TiR1 कब एक्टिव होगा, जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ऑक्सीजन SCF TiR1 से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद फिर क्या करता है, ये इसको ऑक्सीजन IAA रिप्रेसर को हटा देगा, डिग्रेड करा देगा और इसको 26S प्रोटियासोम से डिग्रेड हो जाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाएंगे और रिस्पॉन्स होने लगेगा। समझ में आया? और इसको हम लोग कलेक्टिवली, इस SCF TiR1 को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं ऑक्सीजन सिग्नलिंग F-बॉक्स प्रोटीन, तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन सिग्नलिंग F-बॉक्स प्रोटीन, ठीक है, F-बॉक्स प्रोटीन। अब हम लोग F-बॉक्स को जान लेते हैं, क्योंकि F-बॉक्स आपके सिर्फ ऑक्सीजन सिग्नलिंग में नहीं, जेस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग में और भी कई सिग्नलिंग में और F-बॉक्स का रोल होता है। तो F-बॉक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन सिग्नलिंग में ही पाई जाती है। F-बॉक्स एक अलग टाइप की ऐसी मतलब E3 यूबिक्विटिन लाइगेज होता है जो कि बहुत सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ऑक्सीजन की ही सिग्नलिंग में पाया जाता हो, ठीक है। तो F-बॉक्स प्रोटीन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 F-बॉक्स डोमेन, ठीक है, उनके पास कम से कम एक F-बॉक्स डोमेन होना चाहिए, तब उनको हम लोग F-बॉक्स कैटेगरी में रखते हैं। और जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड F-बॉक्स प्रोटीन थी वो थी SCF, ठीक है, SCF, ठीक है, तो वही जो हमने अभी आपको बताया। तो SCF, अब SCF को SCF क्यों कहा गया, SCF को SCF इसलिए कहा गया, इसमें 3 डोमेन पाए जाते हैं, SKF1, क्विलिन और RBX, ठीक, तो और F-बॉक्स, ठीक है, F-बॉक्स, ये F-बॉक्स पाया जाता है, ये F-बॉक्स, ठीक। तो SCF को SCF इसलिए कहा गया, तो SK1, क्विलिन और F-बॉक्स, इससे इसका नाम SCF रख दिया गया। और जो कि ये क्या करता है, ये मीडिएट करता है यूबिक्विटिनाइलेशन, ठीक है, ये मीडिएट करता है यूबिक्विटिनाइलेशन, जो भी टारगेट प्रोटीन है, जिस भी प्रोटीन को डिग्रेड कराना होता है, जैसे कि यहाँ पे किसको डिग्रेड कराना था, ऑक्स IA को डिग्रेड कराना था, तो F-बॉक्स ने इसको टारगेट करके यूबिक्विटिनाइलेशन करके डिग्रेड करा दिया। तो F-बॉक्स का काम क्या होता है कि किसी भी टारगेट प्रोटीन में बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को जोड़ देना, और जब किसी भी मॉलिक्यूल पर यूबिक्विटिन जुड़ जाएंगे तो फिर उसको तो टूटना पड़ेगा, उसको डिग्रेड होना ही पड़ेगा, तो यही काम होता है। तो अब इस पूरे F-बॉक्स के मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, पहला एक E1 एंजाइम है। E1 एंजाइम कोई F-बॉक्स का कंपोनेंट नहीं है। E1 एंजाइम का काम क्या है, E1 एंजाइम से यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल पहले जुड़ता है, मतलब पूरे यूबिक्विटिनेशन प्रोसेस को हम F-बॉक्स के थ्रू बता रहे हैं आपको कि पहले E1 मॉलिक्यूल से क्या होता है, यूबिक्विटिन
एटीपी यूटिलाइज करके इससे जुड़ जाता है। फिर E2 एंजाइम आता है, E2 एंजाइम से फिर अब ये इस पर ट्रांसफर होता है। E2 एंजाइम यूबिक्विटिन को लेके यहाँ पे आता है और E2 एंजाइम क्या करता है कि इस पर यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है। जब ये यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो अब E3, क्योंकि जो F बॉक्स है वो क्या है, E3 लाइगेज, तो मीन्स कि F बॉक्स क्या हो गया, E3 एंजाइम हो गया, ठीक है, E3 एंजाइम। अब ये E3 जो पूरा का पूरा है ये क्या कराता है, यूबिक्विटिनाइलेशन को लाइगेज, मतलब यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को टारगेट प्रोटीन पर लाइगेज करा देता है, मीन्स कि जुड़वाता है और जोड़ने के बाद फिर डिग्रेड करा देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक। तो F बॉक्स को आपको फिर से समझ लेना। F बॉक्स क्या है, F बॉक्स है E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम जो होता है वही F बॉक्स होता है। रिकॉग्नाइज टारगेट प्रोटीन, ये जैसे टारगेट प्रोटीन को इसने रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करके एंड E2 यूबिक्विटिन कॉम्प्लेक्स। तो F बॉक्स का काम या E3 एंजाइम का दो काम है, एक तो टारगेट प्रोटीन को भी पहचानना और E2 को भी पहचानना, क्योंकि E2 के पास यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल है, वो लेके आया है और टारगेट प्रोटीन से जुड़वाना है, तो ये काम किसका हो गया, E3 का। और E3 कौन है, F बॉक्स प्रोटीन है। और E3 ऑल्सो नोन एज SCF कॉम्प्लेक्स, E3 को हम लोग SCF कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। F बॉक्स प्रोटीन रिक्रूट द टारगेट प्रोटीन टू SCF, यहाँ पे पूरा का पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने SCF का, F बॉक्स ने क्या किया, टारगेट प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके यूबिक्विटिन को रिक्रूट कराया और इसके बाद फिर कैटेलाइज होके यहाँ पे क्या हो रहा है, 26S प्रोटियासोम के थ्रू इसको डिग्रेड कर दिया जा रहा है। और इस पूरे SCF कॉम्प्लेक्स का नाम किसके नाम पे पड़ा है, SKP1 क्विलिन और F बॉक्स के नाम पर इसका नाम पड़ा गया। बाद में चल के एक जो फोर्थ सब यूनिट थी RBX1, इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसको भी फिर यहाँ पे ऐड कर दिया गया, लेकिन उसका नाम फिर SCF ही रहा, ठीक। तो पूरा का पूरा जो SCF कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक F बॉक्स डोमेन होना चाहिए, उसको हम लोग SCF कॉम्प्लेक्स को F बॉक्स प्रोटीन कहते हैं। और F बॉक्स प्रोटीन में इसमें क्या होता है कि ये आपको 4 डोमेन दिख रहे हैं, SK1 क्विलिन, RBX1, F बॉक्स। इस डोमेन को बाद में रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन इसका नाम इन 3 के नाम पे रख दिया गया, SK1 क्विलिन और F बॉक्स। F बॉक्स का काम टारगेट प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करना, यूबिक्विटिनाइलेशन करना और फिर अल्टीमेटली ये सारा कॉम्प्लेक्स मिलकर इसको डिग्रेड करा देता है। तो ये होता है F बॉक्स। और ये आपको F बॉक्स सिर्फ यहाँ ही नहीं, ऑक्सिन में नहीं, बहुत जगह पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद तो हम लोगों ने जो ये सिग्नलिंग देखी, उस सिग्नलिंग का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से हो रहा है। जैसे कि TIR1 रिक्रूट, TIR1 किसके पास पाया जा रहा था, SCF के पास। TIR1 किसके पास था, SCF के पास। तो SCF पे जो TIR1 था उसने ऑक्स और IA को रिक्रूट कराया। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज एंजाइम होता है SCF कॉम्प्लेक्स, उसके थ्रू पॉली यूबिक्विटिनाइलेशन हुआ ऑक्स से, ये रिप्रेसर का, इसमें बहुत सारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद 20X प्रोटियोसोम के थ्रू डिग्रेड कर दिया गया। जब वो डिग्रेड हो गए तो फिर क्या हुआ कि फिर इसके बाद रिप्रेसर प्रोटीन हट गया और फिर ट्रांसक्रिप्शन होने। तो इस तरीके से ये वाला, इससे फिर क्या होगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का प्रोसेस चलेगा ऑक्सिन के थ्रू। अब एक सिग्नलिंग हमने बताई कि SCF TIR1 के थ्रू डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन का, और दूसरा जो है वो ABP1 के थ्रू, मतलब कि ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू सेल इलोंगेशन। तो एक मेजर फंक्शन होता है सेल का, सेल इलोंगेट करना, ठीक है, सेल को इलोंगेट कराना। सेल का इलोंगेशन का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये कोई सेल है और सेल इस तरह से हो जाए, ठीक है, तो इसको सेल इलोंगेट कहते हैं। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म आप पढ़ रहे थे, तो फोटोट्रोपिज्म में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ पे मतलब आपको बेंडिंग कर्वेचर शो हो रहा था। तो इस साइड की सेल्स ने, इस साइड की सेल्स तो इतनी लंबी नहीं, लेकिन इस साइड की सेल्स ने जरूर कुछ मीन्स इलोंगेशन शो किया होगा, तभी सेल इस तरह से स्ट्रेचिंग शो कर रहे हैं। तो रोल ऑफ ऑक्सिन एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस फॉर सेल इनलार्जमेंट। तो इस प्रोसेस को, जो सेल का इनलार्जमेंट मीन्स कि सेल का जो इलोंगेशन होता है, वो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस के थ्रू समझाया गया। अब वो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेल वॉल जो होती है कि भाई प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होगी। जो सेल वॉल के पॉलीमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज होते हैं, माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं, आर एक्सटेंसिवली क्रॉस लिंक्ड विद लोड बियरिंग जाइलोग्लाइकॉन विच लिमिट द कैपेसिटी ऑफ सेल टू एक्सपेंड।
क्योंकि सेल वॉल की वजह से किसी भी प्लांट सेल की जो मतलब जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत स्ट्रेंथन होता है, वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है और उसको एक्सपेंड करना मतलब उसको फैलाना बहुत ही मुश्किल होता है। द ऑक्सिन एक्टिवेटेड एटीपेस प्रोटॉन पंप। अब ऑक्सिन क्या करता है कि एटीपेस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देता है, जो कि कहाँ लोकेट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और इससे क्या होता है, सेल वॉल में जो सेल, सपोज कि ये सेल है और ये सेल वॉल है, ठीक है, तो जब यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंप लोकेट है, यहाँ पे एसिडिफिकेशन हो रहा है प्रोटॉन पंप की वजह से, यहाँ पे बहुत सारा क्या हो रहा है कि H+ आ रहा है। और ये प्रोटॉन पंप किसकी वजह से एक्टिवेट हुआ था, ऑक्सिन की वजह से एक्टिवेट हुआ था। ऑक्सिन की वजह से प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने की वजह से सेल वॉल में बहुत सारा एसिडिक कंटेंट आ गया, मतलब एसिडिक क्या, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, एसिडिफिकेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि सेल वॉल लूज करते हैं, वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। The lower pH activates cell wall loosening enzyme such as extension, loosen load bearing bond, जिससे क्या होता है कि जो सेल वॉल में जिन्होंने सेल्लोज हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, जिन्होंने एक टाइट रिजिड स्ट्रक्चर बनाया है, उसको लूज करने के लिए क्या होता है कि सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम कब एक्टिवेट होते हैं, जब लो पीएच होता है। वो लो पीएच कब होता है, जब प्रोटॉन पंप एक्टिव होता है। प्रोटॉन पंप एक्टिव कौन कराता है, ऑक्सिन कराता है। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं तो जो ये कंपोनेंट है वो लूजनिंग शो करने लगते हैं, और सेल फिर क्या होती है, जब सेल की रिजिडिटी खत्म हो जाती है, रिजिडनेस खत्म हो जाती है, तो सेल फिर इस फॉर्म से इलोंगेट होना उसको आसानी हो जाता है। तो यही काम होता है। अब ये काम होता कैसे भी हम लोग देखते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहीं पे इस तरह से पहले हम लोग डायग्राम ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है सेल वॉल का पोर्शन, ठीक है, ये यहाँ पे सेल वॉल है। अब सेल वॉल में ही क्या है, ये कुछ जैसे हमने बताया सेल्लोज है, माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, तो वो सब टाइट मींस कि इनके बीच में जाइलोग्लाइकॉन की क्रॉस बॉन्डिंग होती है, जिससे कि एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर हैं, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना है। अब क्या हो रहा है, ऑक्सिन आया, ऑक्सिन ने क्या किया, ऑक्सिन ने यहाँ पे H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब प्रोटॉन पंप को एक्टिव कर दिया। ऑक्सिन ने क्या किया, प्रोटॉन पंप को एक्टिव करा, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एटीपेस, प्रोटॉन एटीपेस पंप को एक्टिव किया, और जब एक्टिव हुआ तो यहाँ पे सेल वॉल के साइड में देखिए, सेल वॉल के साइड में क्या हो रहा है, प्रोटॉन आ रहा है। जब प्रोटॉन आएंगे तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन का हो जाएगा। तो जब हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन का होता है तो सेल वॉल को लूज करने वाले एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम एक्टिव होते हैं। जब सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम एक्टिव होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, सेल वॉल को लूज कर देते हैं। अब देखिए सेल वॉल का जो ऐसा स्ट्रक्चर था ये लूज वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या हुआ कि सेल को, किसी भी सेल को इनलार्ज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो इतनी बात तो आप समझ में, इसी को कहते हैं एसिड हाइपोथेसिस, जो ये यहाँ पे आपने पढ़ा ना कि किसके थ्रू, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस के थ्रू सेल का इनलार्जमेंट होना। तो यही एसिड ग्रोथ क्या है, मींस हाइपोथेसिस के थ्रू सेल का इनलार्जमेंट हो रहा है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन है कि ऑक्सिन कैसे इस पंप को एक्टिव कर रहा है। ये तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि ऑक्सिन इस पंप को एक्टिव कर दे रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, इसके पीछे सिग्नलिंग चलती है। अब वो कैसे चलती है, ठीक, तो ओवरव्यू में आप समझ गए कि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेल को इनलार्ज होना है तो सेल वॉल को लूज होना होगा। सेल वॉल को लूज करने के लिए सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम तब एक्टिव होते हैं जब सेल वॉल के एरिया में पीएच क्या हो, लो पीएच हो। लो पीएच होने के लिए एटीपेस पंप को हमें खोलना, मतलब एक्टिव करना होगा। ये पंप को एक्टिव कराता है ऑक्सिन। अब ये ऑक्सिन कैसे एक्टिव कराता है ये हमें अभी देखना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक डॉकिंग प्रोटीन है और एक यहाँ पे ये ABP1 लिखा है। ABP का मतलब होता है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। ABP का मतलब क्या है, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1, ठीक, ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1। ये एक रिसेप्टर है। ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, एक रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर किसके लिए, ऑक्सिन के लिए है। लेकिन ये रिसेप्टर ऐसा रिसेप्टर है जो कि सिंथेसिस इसकी कहाँ होती है, ER में सिंथेसिस होती है। कहाँ सिंथेसिस होती है, ER में सिंथेसिस होती है।
और ईआर में सिंथेसिस होकर मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आ रहा है, लेकिन इसके पास कोई भी ऐसे अमाइनो एसिड, जैसे आप अपना बहुत सारा रिसेप्टर के बारे में, आप अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये डॉक नहीं कर सकती है, मतलब कि ये इंटीग्रल नहीं कर सकती, मेम्ब्रेन के अंदर स्पैम नहीं कर सकती। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये हो सकता है कि इसके पास एक्सटीरियर साइड में हो सकता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड ना हो, है ना। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, और किसी भी रिसेप्टर को यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए इसके आउटर सरफेस पे हाइड्रोफोबिसिटी होनी चाहिए। तो अब हो सकता है कि इस रिसेप्टर के पास ऐसा स्ट्रक्चर ना हो कि ये मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से इंटीग्रेट कर पाए। तो जब ये इंटीग्रेट नहीं कर पाती तो इसको हेल्प करने के लिए एक डॉकिंग प्रोटीन आती है। ये डॉकिंग प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि अब ये ईआर में ABP1 रिसेप्टर सिंथेसाइज होता है और यहाँ पे डॉकिंग प्रोटीन के साथ ऐसा लग जाता है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेन है और ये साइटोसॉल है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अब ऑक्सिन आया, ऑक्सिन ने इस रिसेप्टर से बाइंड किया। जब ये ऑक्सिन इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ये, क्योंकि आपको पता है मेम्ब्रेन में बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे एक फॉस्फोलाइपेज A एंजाइम एक्टिव होता है। जैसे ही ऑक्सिन रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये रिसेप्टर एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद फॉस्फोलाइपेज A को एक्टिव करता है। जब फॉस्फोलाइपेज A एंजाइम ये एक्टिव होता है तो ये फॉस्फोलिपिड को क्लीव कराता है, किसमें? फैटी एसिड में और लिपोफॉस्फेट सी में, ठीक है, लिपोफॉस्फेट में ये LPC में चेंज कराता है। अब इसके बाद तो ये फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलाइपेज, यहाँ पे देख रहे हैं फॉस्फोलाइपेज A हो गया, ये FA फैटी एसिड हो गया, हाँ, लाइसोफॉस्फोलिपिड। LPC क्या है? लाइसोफॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो लाइसोफॉस्फोलिपिड ये हो गए। अब इसके बाद क्या होता है? ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिव कराते हैं, ये सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है और ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिव कराता है। प्रोटीन काइनेज A क्या करता है? इस पंप को फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव करा देता है, और प्रोटॉन, जब ये प्रोटॉन एटीपेज पंप एक्टिव होता है तो H+ आयन साइटोसॉल से सेल वॉल की तरफ आते हैं, और सेल वॉल की तरफ प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जब प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो फिर अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तो सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो सेल वॉल, तो इस तरह से ये पूरा ऑक्सिन सिग्नलिंग करके यहाँ पे क्या करता है? प्रोटॉन एटीपेज पंप को एक्टिव करा देता है, और एक्टिव होने के बाद, और ये सारा चीज कैसे एक्टिव हुआ? ऑक्सिन की वजह से हुआ, और ऑक्सिन की वजह से तो फिर क्या होगा कि सेल वॉल, जो सेल होगी वो इनलार्ज हो जाएगी, सेल इलोंगेट कर जाएगी, और ये ऑक्सिन का मेन फंक्शन है, सेल को इलोंगेट कराना, ठीक। तो जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABP एक डॉकिंग प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स बनाती है, कहाँ से एक्सपोर्ट होती है? ER से एक्सपोर्ट होके आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और ABP पे वो इंसर्ट हो जाती है। कौन? मतलब कि इंसर्टेड विद ABP फेसिंग द आउटसाइड। तो ABP कैसा? बाहर की तरफ रहता है, सेल वॉल की तरफ रहता है, और ऑक्सिन एक्टिवेट कर देते हैं फॉस्फोलाइपेज C को, फिर इसके बाद लाइसोफॉस्फोलिपिड्स बनते हैं, फैटी एसिड्स बनते हैं, जो कि आगे चल के क्या करते हैं कि प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कराते हैं, और प्रोटीन काइनेज A प्रोटॉन एटीपेज पंप को एक्टिव कराता है, और इस तरीके से फिर क्या होता है? ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर एक ये कहा गया कि सपोज किसी भी तरीके से अगर हम इस एरिया का प्रोटॉन पंप, मान लीजिए ऑक्सिन ना हो, ऑक्सिन की ना भी हो, अगर किसी भी तरीके से हम इस जगह का प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो भी सेम प्रोसेस होगा। तो इसके लिए एक ऐसा देखा गया कि कोई भी एजेंट अदर देन ऑक्सिन, ठीक है, कोई भी ऐसा एजेंट हो जो कि ऑक्सिन ना हो, कोई भी ऐसा एजेंट जो कि H+ आयन का एक्सट्रूशन, मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, कहाँ पे? सेल वॉल की तरफ, तो वो सिमिलर इफेक्ट शो कर सकता है जैसा कि टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और उस फ्यूजिकोसिन की वजह से प्रोटॉन पंप खुल जाता है, ये एटीपेज एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वॉल की तरफ प्रोटॉन के ग्रेडियंट बहुत बढ़ जाते हैं, और सिमिलर पैटर्न होता है कि सेल इलोंगेट कर जाती है।